आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है जो इतिहास, विज्ञान और भारतीय परंपरा तीनों को एक साथ जोड़ने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के छठी पीढ़ी के वंशज वैभव साठे एक प्रसिद्ध खाद्य वैज्ञानिक, आहार चयापचय एवं उपवास विज्ञान विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है। वैभव साठे प्राचीन भारतीय आहार परंपराओं, विशेष रूप से रामचरितमानस में वर्णित जीवन व्यवहार और आहार सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर उन्हें आधुनिक पोषण विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मेटाबॉलिक हेल्थ के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही वे न्यूरोसाइंस आधारित मर्म चिकित्सा के माध्यम से नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और समग्र स्वास्थ्य संतुलन पर भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारे एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये विशेष साक्षात्कार। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो रामचरितमानस के आधार पर आपको भोजन किस तरीके से करना चाहिए, किस पद्धति से करना चाहिए और उससे क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मर्म चिकित्सा के वो विशेषज्ञ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि महारानी लक्ष्मीबाई के छठे वंशज के रूप में जाने जाते हैं। हम ऐसे शख्स से बात करेंगे, श्री वैभव जी साठे से। रामचरित मानस जो है, इससे जो भोजन शैली आई है, बहुत प्राचीन भोजन शैली है भारत की। और ये रामायण कालीन जो पद्धति थी, जिसमें कि रामचरित मानस में तुलसी जी ने काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि खाने का समय क्या है, पाचन का समय क्या है और निष्कासन का समय क्या है। और रामचरित मानस तो चालू ही वहां से होता है कि वाई ईटिंग, मतलब क्यों खाएं। तो भोजन जो है उसको, फूड इज द फिजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ वर्क, ये समझाया गया कि अगर हमने कोई काम नहीं किया, श्रम नहीं किया, तो भोजन क्यों करना है। वहीं से पूरी मानस चालू होती है। और 12 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय है, ये भोजन का समय बताया गया है। दोपहर में 12 से रात्रि 8, और रात्रि 8 बजे के बाद जो समय है वो भोजन के पाचन का समय है। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, सुबह 4 बजे तक भोजन पचेगा और 4 बजे बाद उसका निष्कासन होगा। जो भोजन अवशोषित हो चुका है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलेगा। तो जिस समय हम मल त्याग करते हैं, तो रामचरितमानस कहता है कि मल का संचित होना ही रोगों का मुख्य कारण है। तो जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। तो जो कीड़ा जो उत्पन्न होता है शरीर में, जो भयंकर रोगों का कारण जो उत्पत्ति है, ये मल का संचित होना है। तो अगर हम सुबह से खाना चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे विदाउट एनी वर्क, तो जो है हम जो निष्कासन का समय है, जिसको शिव का समय कहा गया है, शिव संहार के देवता हैं। तो ये जो समय है, इसमें अगर हम भोजन करेंगे तो निश्चित तौर पे रोग आएंगे, और ये रोग फिर किसी दवाई से नहीं जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा चरण कहता है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स है आपके, क्षितिजल पावत गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंच रचित कहा गया है, पंच चलित नहीं कहा गया है। तो ये जो पांचों तत्व किस किस में है, तो हमारा वायु तत्व जो है वो पत्तियों में है। धनिया पत्ता, पालक पत्ता, जाम का पत्ता, पीपल का पत्ता, जो भी पत्ते हैं इसमें वायु तत्व है। फलों में अग्नि तत्व है, आपका सब्जियों में जल तत्व है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व अनाजों में है, और आकाश तत्व मतलब कुछ भी नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि सुबह सुबह से लेकर दोपहर तक हम कोशिश करेंगे हम शरीर में कुछ भी नहीं डालें। धीरे धीरे कोई लोग अनाज खाता है, पूड़ी खाता है, सब्जी खाता है, तो पूड़ी से सलाद पे आए, सलाद से फल पे आए, फल से पत्तियों पे आए, पत्तियों से पानी पर आए, और धीरे धीरे करके फिर जल का भी त्याग कर दें। तो 12 बजे तक सुबह उठने के 6 से 8 घंटे हम निर्जल रहें, कुछ भी ना करें। इसको नेचुरल कीमो भी कहा गया है। मॉडर्न मेडिसिन में इसको हम नेचुरल कीमो भी कहते हैं। और उसके बाद जो है 12, साढ़े 12 बजे से हम भोजन चालू करें, जिसमें हम हल्की चीजें लें, सलाद लें, पत्तियां लें, उसके बाद जो है फल लें। उसके बाद जो है दोपहर का समय जो है वो थोड़ा सा हैवी लेने के लिए कहा गया है। जो 4 बजे का जो समय है, किसी को पूड़ी खाना है, इडली सांभर खाना है, जो इस प्रकार की कोई तली हुई चीजें खाना है, तो 4 से साढ़े 5, 6 बजे का समय उसके लिए सूटेबल कहा गया है। और उसके बाद जो रात्रि का जो समय है, जिसमें अनाज जो रात्रि का जो समय है जिसमें अनाज कम, सब्जियां ज्यादा। तो इस प्रकार से अगर हम हमारी दिनचर्या को सेट करते हैं, तो निश्चित तौर पे सारे बड़े-बड़े भयंकर रोग जो हैं, ये देखते ही देखते कुछ ही महीनों में छूमंतर हो जाते हैं। तो यही रामचरितमानस की पूरा जो दर्शन है, और यही उसकी फिलॉसफी है। मर्म चिकित्सक के बारे मर्म चिकित्सा का उल्लेख सुश्रुत संहिता में मिलता है। जो बच्चे जो आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें सुश्रुत संहिता में एक पूरा चैप्टर आता है, जिसमें सुश्रुत ने 107 मर्म बिंदु बताए हैं। और ये जो मर्म बिंदु बिंदु हैं, ये इन पर आघात आघात लग जाए तो जो है हमें भयंकर रोग हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कहा गया है कि हमने देखते हैं कि कश्यप ऋषि कहते हैं कि हमारा एक हार्ट नहीं 5 हार्ट है।
2 जो है एक तो हम जो हार्ट जानते हैं वो, 2 हमारे हथेलियों में और 2 हमारे पैरों की तलवों में, ऐसे 5 हार्ट हैं। तो ये अति सेंसिटिव यहाँ पर मर्म बिंदु हैं। जैसे हम देखते हैं कि जीसस को जो क्रूसिफाई किया गया तो हाथ की हथेली में कीले गाड़े गए तो उनका मृत्यु हुआ। जब दशरथ ने जो श्रवण कुमार को जो बाण मारा तो यहाँ पर स्थपनी मर्म है, यहाँ पर बाण लगा तो मृत्यु को प्राप्त हुए श्रवण कुमार। ऐसे ही हम देखते हैं कि त्रिकालजयी रावण जो है, जब राम ने नाभि पर मर्म प्रहार किया तो महामर्म है नाभि, तो नाभि पर जो प्रहार होने से हम देखते हैं कि मृत्यु हुई रावण की। तो कृष्ण की मृत्यु हम देखते हैं कि पैरों का जो उल्टे पैर का जो तलवा था जहाँ पर ये बाण लगा, तो वो जो तल हृदय जो पाद तल हृदय मर्म पर बाण लगा तो कृष्ण की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मर्म जो है वो घातक है और मर्म जो है इनको स्टिमुलेट किया जाए तो जो है इनसे इलाज संभव, इससे चिकित्सा संभव। चिकित्सा भी भयंकर वाली, एवियन नेक्रोसिस, घुटनों का खराब होना, है ना, 99% घुटने जो है वो ठीक हो सकते हैं मर्म बिंदुओं के स्टिमुलेशन से। घुटने बदलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी डायबिटीज के मर्म है, ऐसी गर्दन के पीछे कुछ मर्म बिंदु है जिनसे गर्दन का हिलना बंद हो सकता है, पार्किंसन को ठीक किया जा सकता है। और असाध्य रोग जैसे ऑटिज्म और सेरिब्रल पाल्सी का जहाँ कहीं कोई इलाज नहीं है, उसका भी इलाज सुश्रुत की 10,000 साल पुरानी थेरेपी, मर्म थेरेपी में है, जिसको हम इसको थेरेपी भी नहीं, इसको तो मर्म चिकित्सा बोलना चाहिए। थेरेपी वर्ड भी इसके लिए जो है अंग्रेजी शब्द है, तो जो है मर्म चिकित्सा जो है ये इसका सही शब्द है। और जो है ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो मर्म से ठीक नहीं होती हो। कानों के पीछे मर्म है, किसी की श्रवण शक्ति सुनने की शक्ति चली गई हो तो यहाँ तो मर्म जो है विदुर मर्म है, उनको प्रेस करने से जो है निश्चित तौर पे श्रवण शक्ति आपकी लौट आती है। तो ऐसे कई ये इतने मर्म यहाँ पर जो है मर्म है जिससे आपका थायराइड ठीक होता है, काला मोतिया तक ठीक होता है, शिप्र मर्म है। यहाँ पर थायराइड के मर्म है जिनको जब हम इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं तो थायराइड 15-15 दिन में थायराइड चला जाता है। पैरालिसिस ठीक होते हुए हमने देखा है 40-40 दिन में। नेत्रों की ज्योति बढ़ते हुए देखिए 1 दिन के अंदर। तो इतनी ये भारत की मेन स्ट्रीमलाइन चिकित्सा थी उस समय। और कृष्ण भी जानते हैं, भागवत में भी उल्लेख है कि एक कुबड़ी स्त्री श्री कृष्ण के पास आई और श्री कृष्ण ने उनके पैर पे पैर रखा और उनको थोड़ा सा झटका दिया तो उनका कुबड़ चला गया। मतलब कृष्ण भी मर्म के बारे में जानते थे। इवन जो छत्रपति शिवाजी जिसमें हमने देखा है, सभी जानते हैं कि अफजल खान की जो मृत्यु हुई थी, तो अफजल खान की मृत्यु में भी जो है उन्होंने उनके आयुर्वेदाचार्य से जो है पूरी परामर्श किया था कि कौन-कौन से मर्म है, कहाँ प्रहार करने से जो है अफजल खान मृत्यु को प्राप्त होगा। और जो जैसा उनको उनके आयुर्वेदाचार्य ने बताया था, राजवैद्य ने, शिवाजी ने वही प्रहार किया और जो है हम देखते हैं कि अफजल खान मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो मर्म जो है जान ले सकते हैं और मर्म जो है चिकित्सा में भी जो है बहुत बड़ा उनका निर्णायक उपयोग है। तो बड़ी अद्भुत है मर्म चिकित्सा जो अभी वैकल्पिक के रूप में चली गई है या लोग इसको अभी जान भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये भारत में जो सालों पहले मेन शिवाजी तक ये मेन स्ट्रीम चिकित्सा थी। तो बड़ी अद्भुत है मर्म चिकित्सा जो अभी वैकल्पिक के रूप में चली गई है या लोग इसको अभी जान भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये भारत में जो सालों पहले मेन शिवाजी तक ये मेन स्ट्रीम चिकित्सा थी। पेस्टिसाइड वाला मामला बहुत रहता है, तो खाने के लिए अच्छी चीज मिलती है तो पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को अगर आपको निकालना है सब्जियों से तो उसके लिए एक ही है कि पानी का पीएच जितना ज्यादा बड़ा होगा, गहरा होगा। आपने कोरोना में सुना होगा अमिताभ बच्चन बार-बार बोल रहा था कि सब्जियों को सर्फ के पानी में डुबाओ, सर्फ के पानी में डुबाओ। तो ऐसा क्यों बोल रहा था? फलों को, सब्जियों को सर्फ में डुबाओ, क्योंकि सर्फ जब हम पानी में डालते हैं तो पानी का पीएच खूब बढ़ जाता है और इसी कारण से सर्फ से हमारे कपड़ों का भी मैल छूटता है और जो है वही फार्मूला अपनाया गया। लेकिन वायरस उस समय था तो ये सब बातें अमिताभ ने वहां पर करी, लेकिन वायरस आज भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो महामारी जा चुकी है तो आज हम पेस्टिसाइड युक्त भोजन कर रहे हैं, आज हम खा रहे हैं। लेकिन पेस्टिसाइड्स को अगर पानी अगर हायर पीएच का हो, वो तो केमिकल वाला पानी था क्योंकि उसमें कोई विकल्प नहीं था, तो बार बार कहा जा रहा था कि पानी को सुपर एल्कलाइन करो। लेकिन आज जो है ऐसी तकनीक मौजूद है, ऐसी जापानीज मशीनें मौजूद हैं जो आपके साधारण पानी को ही 11.5 का बना सकती है बिना साबुन सर्फ के। और उस पानी में आप सब्जियां डालें, धनिया डालें, दाल डालें, चावल डालें, आप सारा पेस्टिसाइड, सारा कचरा जो आपके पेट में जा रहा है भयंकर बीमारियां कर रहा है, उसका वहीं रोक सकते हो जिससे आप रोगी होने से बच जाओगे। ऐसा पानी, ऐसी तकनीक भारत में उपलब्ध है। अब महारानी लक्ष्मीबाई के छठे वंशज के रूप में पहचाने जाते हैं, तो सरकार ने कभी आपको उसके लिए किया क्या कि नहीं? सरकार याद करती है जब रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन आता है या जिस दिन
वो शहीद हुई थी। इन 2 दिनों पर सरकार याद करती है, तो हम हमारे वंशज, हमारे भाई जब सरकार बुलाती है तो उन कार्यक्रमों में जाते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। ऐसे कार्यक्रम झांसी में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, अनेक संस्थाएँ इस प्रकार के आयोजन करती है, सरकार तो करती ही है, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं। लेकिन मुझे इस प्रकार से ना जाना जाए कि मैं लक्ष्मीबाई का छठा वंशज हूँ। मैंने जो भारत में जो हमने जो एज़ अ फूड साइंटिस्ट, एज़ अ न्यूरो साइंटिस्ट जो काम किया है, हज़ारों लाखों लोगों को ठीक किया है, कई ब्लॉकेज ठीक किए हैं, कई हज़ारों करोड़ लोगों का डायबिटीज़ ठीक हुआ है। तो अगर वो पहचान मेरी स्वयं की निजी पहचान है, जिसमें हमने कभी किसी से कोई भी रुपया, कोई भी पैसा नहीं लिया और लोगों को निःशुल्क जहाँ गाँव में जाके प्रेसिडेंट को मार्गदर्शन दिया है, मुख्यमंत्री को मार्गदर्शन दिया है, कई नेताओं को, विधायकों को, कई फ़िल्म स्टारों को मार्गदर्शन दिया है और हमने किसी से कोई उसका पैसा नहीं लिया। तो वो मेरी एक स्वयं की पहचान है और ये तो कृपा है कि मैं इतने बड़े ख़ानदान में का हिस्सा हूँ। किस किस फ़िल्म स्टार को आपने डायरेक्शन के रूप में अनेक फ़िल्म स्टार हैं जो आपका यहाँ नाम तो हम जो है सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटोकॉल होता है। लेकिन बहुत सारे फ़िल्म स्टार्स हैं, अभिनेत्रियाँ हैं, जिनको हमने जो है काउंसलिंग किया है जब उनको जटिल बीमारियाँ हुई हैं या कुछ फ़िल्म स्टार जो कैंसर की गिरफ्त में आए हैं या कुछ फ़िल्म स्टार जिनका वज़न स्टैग्नेंट हो गया था, वो कम ही नहीं हो रहा था, सामान्य भर की डाइट फ़ॉलो करने के बाद, उनको हमने जो मर्म दिया और उनको हमने जो हमारी रामचरितमानस आधारित भोजन शैली पे रखा है, तो उनका वज़न बड़ी तेज़ी से कम हुआ। 18-18 किलो वज़न जो है 1 महीने में हमने घटाया है। फ़िल्म स्टारों का भी और एक आम इंसान का भी और फ़िल्म अभिनेत्रियों का भी। उसमें कई अभिनेत्रियाँ बॉलीवुड की और आपकी महाराष्ट्र फ़िल्म इंडस्ट्री की शामिल हैं।